हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 115। अब आगे दादाजी ने आस्था की ओर मुस्कुरा कर देखा। वह एक्चुअली बेटा घर का पूरा काम खत्म होने के बाद घर के नौकर फायर अलार्म का सिस्टम ऑन कर देते हैं और जस्ट किचन का काम खत्म हो जाता है तो रात में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या आग लग जाए तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। तो किचन का चूल्हा सुबह स्टार्ट करने से पहले घर के नौकर फाइनल अलार्म बंद कर देते हैं। तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता था, इसीलिए अलार्म बज गया। तब अरमान गुस्से से आस्था को घूरता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और चिढ़ते हुए बोला, इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? अब अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से उसे डांट दिया तब दादाजी उसे रोकते हुए बोले, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें इस तरह से आस्थ बेटी से बात करने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी वो सबका भला ही सोच रही थी। वही आस्था अब अपनी वजह से सबको इस तरह से आधी रात को जागता हुआ देखकर आस्था थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गई और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया था। अब आस्था को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखकर अरमान फिर से इरिटेट हो गया था और वो उसकी ओर गुस्से से घूरता रहा। तभी दादाजी आस्था को शांत कराकर बोले, बेटा क्या बात है, बताओ ना। अगर आपको भूख लगी थी आप किसी भी सर्वेंट से कह देती, 24 हॉर्स सर्वेंट अवेलेबल रहते हैं। रात के वक्त किचन का कोई काम नहीं होता है तो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। आप बस एक बार उन्हें आवाज लगा देती, वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाते। तभी आस्था बोली, वह दादाजी कल हमारा कॉलेज का पहला दिन है, हमें नींद ही नहीं आ रही है। हमने सोचा कि तब तक हम सबके लिए सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख लेते हैं, कभी हमें कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। तो अब जैसे ही आस्था ने मासूम से शक्ल बनाकर ये कहा, सबके सब आस्था की ओर देखकर जोरों से हंसने लगे थे, क्योंकि आस्था की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। तब अरमान आस्था को घूरते हुए आगे आया और बोला, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे परिवार को नींद से जगा दो। हाँ, और तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कोई ऐसा काम दूंगा जिससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करोगी। ऐसा बोलकर अरमान ने बिना सोचे समझे आस्था को सबके सामने गोद में उठा लिया था और सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगा था। और आस्था अब मन में सोच रही थी कि आखिरकार इस इंसान को हो क्या जाता है, जब देखो 1 मिनट में हमें गोद में उठा लेता है। शादी के दिन भी इन्होंने हमें गोद में उठा लिया, अस्पताल से गए वहां भी गोंद से, और अब जरा छोटी छोटी सी बातों में हमें गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं। हाँ, आखिरकार ये राक्षस रूपी इंसान चाहते क्या है हमसे? और कभी तो कहते कि हम उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और कभी हमसे खुद ही चिपके से रहते हैं। तब अरमान आस्था को घूर कर देखने लगा था। अब आस्था ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह सोचने लगी कि शायद उसके मन की बात एक बार फिर अरमान ने सुन ली हो। तब अरमान बोला, अगर इतने जोरों से मन में सोचोगी तो क्या तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं देगी? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने तुरंत अरमान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। वही दादाजी बड़े ही प्यार मोहब्बत से मुस्कुराते हुए आस्था और अरमान को इस तरह से जाते हुए देख रहे थे। कहीं ना कहीं जो सपना उन्होंने आस्था को लेकर देखा था अब उन्हें पूरा होने की एक उम्मीद नजर आ रही थी। जल्दी सब लोगों को उन्होंने अब सोने के लिए कह दिया था। वहीं ध्रुव और आहान ने एक दूसरे की ओर देखा था और अगले ही पल वह लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। वही टाइगर, जो कि सबके जाने के बाद अकेला वहां खड़ा था, वह सोच रहा था कि क्या ये वाकई उसका वही किंग है जो किसी की एक छोटी सी मामूली सी गलती पर उसे इतनी बड़ी सजा दिया करता है। वह आज अपनी क्वीन को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव है। कहीं ना कहीं टाइगर को आस्था से थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि शुरू से ही टाइगर अरमान के आसपास रह रहा था और अब जब से आस्था आई थी अरमान ज्यादा से ज्यादा समय आस्था के साथ ही बिताता था, या उसके कमरे में रहता था, या इस किसी ना किसी प्रॉब्लम में या चिंता में रहता था। तो ये बात टाइगर को थोड़ा सा अजीब लगी थी। मारिया टाइगर के चेहरे के एक एक्सप्रेशन को देख रही थी। अब मारिया को भी उस वक्त नींद नहीं आ रही थी और टाइगर को वह गार्डन में जाते हुए देख चुकी थी। मारिया भी उसके ठीक पीछे पीछे गार्डन में चली गई थी। वही अरमान ने जल्द ही
आस्था को ले जाकर सीधा बेड पर पटक दिया था और बिना देरी किए तुरंत उसके ऊपर आ गया था। अब आस्था हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बोला था कि आप हमें कुछ ऐसा काम देने वाले हैं जिसके बाद हमें नींद आ जाएगी, या फिर हम उसे काम को करते रहेंगे तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तभी अचानक अरमान आस्था के करीब झुकने लगा, धीमी आवाज में बोला, हाँ काम दे तो रहा हूँ मैं तुम्हें, मुझे सुलाने का काम। तुमने मेरी पूरी की पूरी रात खराब कर दी है। तुम्हारे ड्रामेबाजी ने मुझे सोने नहीं दिया। पहले तुम बेड पर उलट पलट करती रही, उसके बाद तुमने नीचे जाकर फायर अलार्म भी बजवा दिया। अब तुम्हें मुझे सुलाना होगा, याद रखना। अगर मेरी नींद अब इतनी सी भी खराब हुई तुम्हारी वजह से तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर अरमान ने अपना सर आस्था की गर्दन के पास ले गया और उसने अपना पूरा भार आस्था के ऊपर डाल दिया था। अब तो आस्था की सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी और वह मन ही मन में बोल रही थी, कान्हा जी ये क्या है? क्या किसी को नींद से जगाने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? और इन्होंने अपना भार देखा है, ये 250 किलो के होंगे और हम कितने नाजुक से हैं, हम भला इनका भार कैसे संभाल पाएंगे? तभी अरमान आस्था को थोड़ा सा का कसमा सता हुआ देखकर बोला, मैंने बोला ना डोंट मूव। तुम्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में मसाज दो और मुझे सुलाओ। तब आस्था अटकते हुए बोली, लेकिन मैं अब आस्था की मैं सुनकर अरमान इरिटेट होकर बोला, मैंने बोला ना डोंट मूव एंड डोंट टी स्पीक, जस्ट दो दैट। कुछ तुम्हें बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, जो बोला है सिर्फ और सिर्फ वही काम करो। अब आस्था बेचारगी से अरमान को देख रही थी, फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन इस तरह से आप अपना सारा भार हमारे ऊपर डाल देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? कम से कम आप थोड़ा सा साइड में होकर तो लेटिए ना, तभी तो हम आपके सर में मसाज देंगे। आस्था ने जैसे ही मासूमियत से ये कहा, अरमान ने अपना चेहरा उठाकर आस्था की ओर देखा और उसके बाद उसे एहसास हुआ जिसे वह नर्म बेड का गद्दा समझकर सो रहा है, असल में वह आस्था है। तब वह खुद से ही थोड़ा सा छिप गया था और तुरंत आस्था के बराबर में लेट गया था। अब आस्था जैसी उठकर बैठने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचकर और धमकी देते हुए बोला, अगर अब तुमने कहीं जाने की कोशिश की या हिलना डुलना किया, कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सीधा तुम्हें पास वाला तो जंगल है वहां छोड़कर आ जाऊंगा, फिर पूरी रात भूतों के साथ जंगल में जाकर गाना गाती रहना। ऐसे बोलकर अरमान ने आस्था को डरा दिया था। भूतों का जिक्र सुनते ही आस्था की सिटी पट्टी गुम हो गई थी। वैसे भी वह तो भूतों से कुछ ज्यादा ही डरा करती थी। तभी उसने तुरंत अरमान से बोला, नहीं 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 प्लीज, हम कर रहे हैं ना, हम आपको अभी सर पर मसाज दे देते हैं। वैसे भी हमारी हेड मसाज तो फेमस है, हम तो अपनी नानी माँ को भी इतनी अच्छी मसाज दिया करते थे कि उन्हें पलक झपकते ही नींद आ जाया करती थी। अब आस्था ने जैसे एक बार फिर पट पट बोलना शुरू किया। तब अरमान इरिटेट होते हुए बोला, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। जो बोला है वो करो और फालतू की बातें मत करो। ऐसा बोलकर अरमान अब चुपचाप आस्था के ठीक बराबर में लेट गया था। उसने आस्था को अपने हाथ पर लेटाया था और उसका एक हाथ अपने सर पर रख दिया था। अब आस्था अरमान के थोड़ा सा करीब होकर उसके सर को सहलाने लगी थी, लेकिन अरमान आस्था को इस तरह से करीब देखकर अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि आस्था तो उस वक्त उसके काफी करीब थी। अरमान के साथ नजदीकियों का आस्था ने ध्यान नहीं दिया, उसे तो अरमान ने जो काम दिया था वह करने लगी थी। लेकिन इस बीच आस्था के नेक के नीचे का हिस्सा अरमान के होठों के बेहद करीब था, जिसकी वजह से अरमान का गला पूरी तरह से सूख रहा था। वह बार बार आस्था के खूबसूरत दूध से गोरे बदन को देख रहा था, क्योंकि आस्था के मसाज करने की वजह से उसका उभरा हुआ हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा था। अब अरमान की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी और इस बीच फूल एक्ट के रूम में उसे पसीना निकलना शुरू हो गया था। आस्था चूंकि अरमान को मसाज देते देते सोच रही थी, अब हम कल ठीक 7 बजे उठ जाएंगे। 7 बजे उठकर हम नहाएंगे, कान्हा जी की पूजा करेंगे, फिर हम कुछ खाएंगे और दादाजी का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाएंगे। फिर आस्था की गाड़ी एक
जगह आकर अटक गई कि वह कॉलेज जाएगी कैसे। उसे तो शहर के रास्ते भी नहीं पता है। अब आस्था बार बार ये सारी चीज सोचे जा रही थी। वही अरमान ये सोच रहा था कि अगर कुछ देर और आस्था इसी तरह से उसके करीब रही तो वह खुद पर से अपना कंट्रोल खो देगा, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। उसका पूरा शरीर उसके बस से बाहर हो चुका था। वह हर हाल में आस्था के इस तरह से करीब होने पर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गया था। अचानक से अरमान उठा और फटाफट से साइड में रखा हुआ एक गिलास पानी उसने पूरा का पूरा पी लिया था। आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोली, अब हमने क्या किया? आप क्यों उठ गए? प्लीज लेट जाए, हम मसाज दे रहे हैं ना आपको। तब अरमान बोला, ये बताओ, जब तुम मेरी मसाज कर रही थी तुम क्या सोच रही थी? अब अरमान ने सोचा कि जो ख्याल इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा है और आस्था के करीब होने पर शायद उसके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ चल रहा होगा। तब अरमान की बात सुनकर आस्था बोली, क्या आपने ये वाली बातें भी हमारे मन की सुन ली है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आस्था को तो यही लगता था कि अरमान उसकी मन में बोली हुई हर बात को सुन लेता है। तब आस्था बोली, वह अगर आपने सुन लिया तो आप हमारा हल भी कर दीजिए, हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी और हमें परेशानी नहीं होगी, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। शुरू में हमें अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, फर्स्ट टाइम है ना। अब जैसे ही आस्था ने अपने कॉलेज से रिलेटेड बातें बताई, लेकिन अरमान उनका मतलब कुछ और ही समझा रहा था और उसने तुरंत आस्था के बालों को कसकर पकड़ लिया था और आंखों में आंखें डालकर बोला, ओ तो तुम मुझे देखकर इस तरह के गंदे गंदे ख्याल अपने दिमाग में लाती हो? तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, जानबूझकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। इस वक्त अरमान के होंठ आस्था के होठों के बेहद करीब थे और वह उस पर भरपूर नजर डालते हुए बोले जा रहा था। तब अरमान की इस तरह की बातें सुनकर आस्था हैरानी से सवाल करते हुए बोली, लेकिन हमने क्या किया? आपने तो बोला कि हम क्या सोच रहे हैं हम वह आपको बता दे, और जब आपको पता चलेगा कि कल हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, हम इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हम कॉलेज कैसे जाएंगे, तो इसमें हमने क्या किया और हमने कब आपको आकर्षित किया? हाँ, अब आस्था ने जैसे ही इस तरह से सारी बातें बताई, अरमान पूरी तरह से झल्ला उठा था और सोच रहा था, तुम सच में आफ्त हो और यू आर जस्ट यूजलेस, यू जस्ट यूजलेस, यू आर मैड, कहाँ से आए हो तुम वाकई ऐसी हो या फिर ऐसा होने का दिखावा करती हो? बोलो हाँ, जवाब दो मुझे। ऐसा कहकर आस्था के कंधों को बुरी तरह से झकझोरने लगा था, लेकिन आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे। रोकर हिचकी लेते हुए बोली, हमने क्या किया है मिस्टर राक्षस? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी अरमान आस्था का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया था और बेरुखी से बोला, अब जो मैं कहूँगा सिर्फ तुम वह करोगी। अचानक अरमान आस्था की गोद में लेट गया था और ऑर्डर्स देते हुए बोला, अब मेरे सर पर मसाज दो। अब आस्था पूरी तरह से फंस गई थी। वह अब पूरी रात इस तरह से कैसे मसाज दे सकती थी? उसे भी तो लेटना था। वेल, आस्था मन मन में सोचने लगी थी कि अभी थोड़ी देर पहले भी तो हम मसाज दे रहे थी। फिर अपने आप ही पता नहीं उन्होंने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया और अब एक बार फिर हमें कह रहे हैं कि हम उन्हें मसाज दे। आखिरकार चल क्या रहा है इन राक्षस के दिमाग में? तब आस्था खुद से बोली, आस्था बेटा तू कुछ मत सोच, कहीं ऐसा ना हो ये वाली बात भी ये मन की समझ ले। वेल, अब आस्था के गोद में लेटकर अरमान को काफी ज्यादा बेटर लग रहा था। उसे एक बड़ा ही सुकून सा मिल रहा था। ऐसा सुकून की तलाश न जाने वह कब से करता हुआ आया था, लेकिन आज आस्था की गोद में वह सुकून पाकर वह एक बहुत गहरी नींद में सो गया था और आस्था अरमान के बारे में सोचते सोचते उसके सर में मसाज देने लगी थी और कब अरमान को गोद में लिए ही अरमान की पीठ पर सर रखकर आस्था भी उसी तरह से बैठे बैठे सो गई थी। और सुबह 7 बजे उठने वाली आज हमारी आस्था सीधा अब 8:30 उठी थी, लेकिन उससे पहले अरमान की आंखें खुल गई थी। अरमान ने जैसे ही खुद को आस्था की गोद में पाया और अपनी पीठ पर कुछ भार सा पाया तो उसने हल्की सी मूवमेंट लेकर करवट ली थी। इस वक्त वह आस्था के बेहद करीब था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।